तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से दोस्तों, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फारेनहाइट कोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें होता है निम्न प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध या उच्च पारगम्यता या निम्न पारगम्यता। दोस्तों देखिए, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उच्च प्रतिरोध क्यों? क्योंकि उच्च आवृत्ति जो ट्रांसफार्मर के होते हैं उसमें फारेनहाइट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फारेनहाइट में उच्च प्रतिरोध होता है अर्थात हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उच्च आवृत्ति पर हानि अधिक उत्पन्न करता है। और फारेनहाइट में प्रतिरोध का जो मान होता है उच्च होने के कारण और ट्रांसफार्मर में जो लो हानि होती है वो कम उत्पन्न होती है, जिससे ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च आवृत्ति पर उचित तरीके से कार्य करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 से, ट्रांसफार्मर की डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व के इस्तेमाल से क्या होता है? प्रति केवीए भार घटता है या प्रति केवीए भार बढ़ता है या ट्रांसफार्मर के भार के साथ कोई संबंध नहीं होता है? डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ट्रांसफार्मर की डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व के इस्तेमाल से जो आपका केवीए होता है वो प्रति केवीए भार घटता है। और इसका यदि सूत्र की बात किया जाए तो इसका जो सूत्र होता है ई बराबर आपका हो जाता है 4.44 फाई एम एफ N हो जाता है। ये इसका सूत्र होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रति केवीए भार घटाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 से, ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपूर्ति वोल्टेज पर या आपूर्ति वोल्टेज आवृत्ति और भार पर या आपूर्ति वोल्टेज और भार पर या आवृत्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कोर फ्लक्स होता है वो आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करता है। और यदि इसके सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है फाई बराबर बी अपान एफ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आई स्क्वायर आर या ओम हॉस को और किस नाम से जाना जाता है? ताम्रहानि या लौ हॉस या भंवरधारा हॉस या शैथिल्य हॉस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ताम्रहानि। अब यहाँ पर ताम्रहानि हम क्यों करेक्ट मारेंगे? देखिए, ट्रांसफार्मर में ओम्स हॉस और आई स्क्वायर जो आर होता है वो आपका ताम्र हास या प्रत्यावर्ती जो हास होता है उसके नाम से जाना जाता है। और जो ओमे हास का जो मान होता है वो आपका भार पर परिवर्तन के साथ क्या होता है? चेंज होता रहता है, मतलब कि बदलता रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन आपको करेक्ट मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक विषमवाहक अर्थात इंसुलेटर के लिए या एक शीतलक अर्थात कूलैंट के लिए या विषमवाहक और शीतलक के लिए या अंकिक मध्यम के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो आपका इंसुलेटर और जो शीतलक होता है जिसको हम कॉइलिंग बोलते हैं, ये दोनों तरह के व्यवहार करता है। और एक अच्छे ट्रांसफार्मर की यदि गुण की बात किया जाए तो तेल की श्यानता कम होनी चाहिए। दूसरी बात, तेल की जो वाष्पशीलता है वो भी कम होनी चाहिए। तीसरी बात, इसका जो बहाव बिंदु होता है जो 140 अंश सेल्सियस होता है यही होनी चाहिए। बाकी पांचवें यदि बात किया जाए इसकी, तो इसकी अच्छे गुण की, तो तेल का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो उच्च होनी चाहिए। तो इस तरह इसके 5 यहाँ पर गुण होते हैं, गुण को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, विषमवाहक और शीतलक। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है या डीसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि कमी को कम करता है या एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती अर्थात एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करने का कार्य करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है वो शक्ति को नहीं बदलता, यह केवल एक कुंडलन से दूसरे कुंडल में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियामक
किसके द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियामक होता है, जिसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, वो आपका जो निर्भर करता है वोल्टेज और जो पूर्ण भार होता है, ये दोनों पर निर्भर करता है। और जो वोल्टेज और जो आपका पूर्ण भार होता है, ये वोल्टेज के अंतर और निर्भर वोल्टेज के अनुपात के ही बराबर होता है। यदि सूत्र की बात किया जाए तो इसका जो सूत्र होता है वी आर बराबर आपका हो जाता है वी आपका जीरो माइनस आपका एफ वी एफ हो जाता है अपान भी जीरो हो जाता है। ठीक है, बराबर यहाँ पर यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आप हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो ये आपका सूत्र हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है वी जीरो माइनस वी एफ अपान वी जीरो। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के मध्य कितना प्रतिरोध होता है। शून्य होता है या 1 ओम होता है या 1000 ओम होता है या अनंत होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन है उसमें एक दूसरे से प्रणीय रूप से जुड़ी होती है। पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर यदि बात किया जाए इसके अदर जानकारी की तो सीधे इसमें क्या होता है ये आपका नहीं जुड़ा होता है, मतलब कि प्रणीय रूप से ये जुड़ी रहती है लेकिन ये आपके सीधा नहीं जुड़ता है, जिससे वहाँ पर धारा आई जो होता है वो शून्य हो जाता है और जो प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, प्रतिरोध पूछ रहा है तो प्रतिरोध यहाँ पर हम इन्फिनिटी मारेंगे डी, और यही हमसे यहाँ पर धारा पूछता तो हम शून्य मारते, तो हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के फेज सिरों में न्यूट्रल को डालने का लाभ होता है वोल्टता की आकृति भिन्नता को प्राप्त करने के लिए या आसानी से संचालित करने के लिए या बुशिंग की संख्या कम करने के लिए या बेहतर विनियमन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, ट्रांसफार्मर के जो फेज सिरे होते हैं उसमें न्यूट्रल को डालने का लाभ जो होता है बुशिंग की संख्या को कम करने के लिए ऐसा होता है। और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टता होती है उसको नियत मान पर रखने के लिए ये टेपिंग की जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड निविष्ट शक्ति सामान्यतः ट्रांसफार्मर में खाली स्थान हानि के बराबर है वायु घर्षण या तांबा या लोहा या भंवर धारा। दोस्तों ट्रांसफार्मर में शून्य भार निविष्ट शक्ति जो होता है वो आपका नॉर्मल अर्थात सामान्य होता है, और ट्रांसफार्मर में लौ जो हानि होता है वो आपका आयरन लॉस के बराबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, यदि वोल्टता के परिणाम को अपरिवर्तित रखते हुए किसी परिणामित्र की निवेश वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो क्या होगा। दोस्तों यदि वोल्टता के परिणाम को परिवर्तित रखते हुए किसी भी ट्रांसफार्मर की निवेश वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो जो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा अर्थात जो हानि होगा वो घटेगी, लेकिन जो भंवर धारा हानि होगी वो आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है क्वेश्चन वोल्टता अनुपात V अपान V2 कमा V प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर V2 दिया गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रेरकीय रूप से स्थानांतरित आंतरिक शक्ति का अंश किसके समानुपाती होगा। दोस्तों पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो प्रेरकीय रूप में स्थानांतरित जो शक्ति होता है वो आपका 1 - k गुणे इनपुट पावर अर्थात प्रेरकीय स्थानिक शक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। V1 - V2 अपान V1। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस परिणामित में द्वितीय कुंडली को हमेशा लघुपतित रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, धारा परिणामित या विभव परिणामित या विद्युत शक्ति परिणामित या विभव परिणामित। तो दोस्तों आपको यदि क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए कि यहाँ पर जो क्लास है स्टार्ट कर दी गई सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर धारा परिणामित। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा धारा परिणामित क्या होता है। देखिए दोस्तों धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडल को हमेशा क्या करते हैं लघु पतित रखा जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। कब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों यदि लघु पतित नहीं किया जाएगा तो जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होगी उस पर उच्च वोल्टेज पैदा होगा, ठीक है, अर्थात उत्पन्न हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर की जो विद्युत रोधन के जलने का जो भय होता है वो उत्पन्न हो जाता है और धारा ट्रांसफार्मर को लाइन श्रेणी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 से ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? कूलॉम नियम पर या फैराडे नियम पर या एम्पियर नियम पर या न्यूटन नियम पर? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित या परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका जो मान होता है वो फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछने का और यहाँ पर बताने का मतलब यही है। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फैराडे का नियम, ठीक है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं पूरे लोड के लगभग 100% पर या 50% पर या 25% पर या 10% पर। दोस्तों ट्रांसफार्मर की यदि अधिकतम दक्षता की बात किया जाए तो आपका 50% होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे पूर्ण भार के लगभग 50% पर चलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 से शून्य भार प्राथमिक धारा I0 का मान पूर्ण भार प्राथमिक धारा का लगभग कितना है? 30 से 40% या 3 से 5% या 15 से 30% या 40% से अधिक? दोस्तों शून्य लोड प्राथमिक धारा I0 पूर्ण भार प्राथमिक धारा के लगभग 3 से 4% ही होता है। अब इसमें जो 3 से 4% दिया गया वो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन यदि या वह शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है इकाई होता है या 0.8 पक्ष होता है या 0.8 अग्र होता है या भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक होता है अर्थात जो पावर फैक्टर होता है वो ट्रांसफार्मर पर भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन शक्ति ट्रांसफार्मर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अधिकतम दक्षता हो पूर्ण भार के आधे पर या पूर्ण भार के निकट या पूर्ण भार के 1/4 पर या पूर्ण भार के 3/4 पर। तो दोस्तों शक्ति जो ट्रांसफार्मर की बनावट होती है कुछ इस प्रकार बनाया जाता है कि उसे पूर्ण भार के निकट चलाने पर उसकी जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 से दोस्तों ट्रांसफार्मर में संरक्षी का उद्देश्य होता है कुंडली को शीतल करना या ट्रांसफार्मर में नमी को रोकना या कुंडली में लघु पतन को रोकना या तेल के संकुलन और प्रसार को संभालना? दोस्तों ध्यान रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि तेल के संकुचन और प्रसार को संभालना। मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि यदि एक मृदु लोहे की चादर का बना हुआ एक छोटा सा बेलनाकार सहायक तेल का टैंक होता है तो वो मुख्य टैंक के ऊपर लगा जो होता है वो आपका पाइपलाइन द्वारा मुख्य टैंक द्वारा संवासन से जुड़ा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि तेल के संकुचन और प्रसार को संभालना इसका कार्य होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन संकेंद्रीय कुंडलन की स्थिति में निम्न वोल्टेज के कुंडलन क्रोड के निकट रखा जाता है। हिस्टैरिसीस हानि कम कर देता है या यह भंवर धारा हानि को कम करता है या विद्युत रोधन आवश्यकता को कम करता है या यह संचरण अभिभावों को कम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि विद्युत रोधन आवश्यकताओं को कम करता है। मतलब कि संकेंद्रीय कुंडलन की स्थिति में निम्न वोल्टता के
कुंडलों का जो क्रोड होता है उसके निकट रखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन निकट क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह जो विद्युत रोधन होता है उसकी आवश्यकता को कम करता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुँच पाए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।